हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जीएस की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्जाम, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना। जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगे। सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे कि वॉइस क्लियर आ रही है। और यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हैं। डेली मॉर्निंग में आपकी जो है 9 AM पे जीके जीएस एंड करंट अफेयर की क्लास होती है। हिंदी की क्लास होगी दोपहर में 2:30 बजे एंड सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लासेस होंगी 6:45 शाम को। ओके, क्लास का टाइमिंग आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। एंड कुछ भी डाउट्स है तो आप हमें इंस्टा या व्हाट्सएप पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो और टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। सभी का यह प्रश्न सही होना चाहिए कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। बताएंगे सब लोग, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 9 हैं या 11 हैं या 10 हैं या 12? तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में 12 है। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान अपनाया गया था कब? 26 जनवरी 1950 को या 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को या 31 दिसंबर 1949 को। जल्दबाजी में आंसर आपको नहीं देना है। ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो भारतीय संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। एक न्यूक्लियर रिएक्टर में निम्नलिखित में से एक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? कोयला, यूरेनियम, रेडियम या डीजल का? तीसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। एक न्यूक्लियर रिएक्टर में निम्नलिखित में से एक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? बहुत ही अच्छे, तीसरा का जवाब देंगे सब लोग। एक न्यूक्लियर रिएक्टर में निम्नलिखित में से एक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है यूरेनियम। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रथम मुस्लिम शासक जिसने जो है मूल नियंत्रण प्रणाली आरंभ की थी वो कौन था? इस बार बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में डीएलएड में एडमिशन लेना है तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना ताकि जो भी वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। तो प्रथम मुस्लिम शासक जिसने जो है मूल नियंत्रण प्रणाली आरंभ की थी वो कौन था भाई? वह था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तानसेन जो एक महान संगीतकार थे ये किसके दरबारी थे? ये आपको बताना है। अकबर के या बहादुर शाह के या राणा कुंभा के या कृष्णा देव राय के? 5 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तानसेन जो एक महान संगीतकार थे ये किसके दरबारी थे? ये आपको बताना है। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी लोग। और डेली क्लास का टाइमिंग आप सभी को पता हो चुका है, जुड़ना मत भूला करें आप लोग डेली। और जो भी अभी फॉर्म जैसे नहीं भरे हैं तो फॉर्म भर दीजिए। तानसेन ये अकबर के दरबारी कवि थे। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। कौन थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, राष्ट्रीय शक्कर संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बताइए भाई सब लोग, राष्ट्रीय शक्कर संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? कानपुर में या लखनऊ में या नई दिल्ली में या गजरौला में? तो राष्ट्रीय शक्कर संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? कानपुर में स्थापित किया गया है। 7 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक राष्ट्रीय नेता जिनका जन्मदिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में हर वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है वो कौन है? बताइए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। ये किन के जन्मदिवस पर मनाया जाता है? JB कृपलानी, राजीव गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या सरोजिनी नायडू? तो वो हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनके जन्मदिवस पर प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न है नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। कावेरी नदी है या गोदावरी नदी है या कृष्णा या सिंधु? लगातार आपके प्रश्न सही हो रहे होंगे, लगातार, क्योंकि लेवल थोड़े से कम है, ना ही इजी है ना ही टफ है, मॉडरेट लेवल आपका है। तो नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है डियर? इसका निर्माण जो है कृष्णा नदी पर किया गया है। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बरमूडा त्रिकोण स्थित है कहाँ, किस महासागर में? पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में, या पूर्वी दक्षिण अटलांटिक महासागर में, या उत्तरी प्रशांत महासागर में, या दक्षिणी हिंद महासागर में? 10 का जवाब दीजिए सब लोग। बरमूडा त्रिकोण स्थित है कहाँ? तो ये पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। 10 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डेंगू ज्वर का कारण क्या है? डेंगू ज्वर का कारण कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या वायरस? 11 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। डेंगू ज्वर का कारण क्या है बताइए सब लोग। तो डेंगू ज्वर का कारण है वायरस। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पहली परमाणु शक्ति चलित पनडुब्बी है जो 26 जुलाई 2009 से प्रयोग में लाई जाने लगी थी? INS विराट, INS अरिहंत, INS विक्रांत या INS तलवार? वो कौन सी है पनडुब्बी? 12 का जवाब दीजिए फटाफट, गोली की रफ्तार से उत्तर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। और वीडियो को लाइक कर दो, 50 लाइक इस वीडियो में कंप्लीट होनी चाहिए। 12 का जवाब दीजिए सब लोग। तो वो पनडुब्बी है INS अरिहंत। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकाश की गति निम्नलिखित में से किस में गुजरने पर सबसे कम होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रकाश की गति निम्नलिखित में से किस में गुजरने पर सबसे कम होती है? कांच, पानी, निर्वात या हवा? 13 का जवाब दीजिए। तो प्रकाश की गति निम्नलिखित में से किस में गुजरने पर सबसे कम होती है? कांच पर। ओके, ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गैल्वेनाइज्ड लोहे की चादरों पर जो है एक तत्व की परत चढ़ाते हैं, वह तत्व है कौन सा? टिन, जिंक, सीसा या क्रोमियम? गैल्वेनाइज्ड लोहे की चादरों पर एक तत्व की परत चढ़ाते हैं, वह तत्व है कौन सा? तो वह तत्व है डियर जिंक। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। IBRD का अन्य नाम क्या है ये आपको बताना है, बताइए सब लोग। IBRD का अन्य नाम क्या है ये आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय बैंक, विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका? 15 का जवाब दीजिए, फटाफट आंसर देंगे सब लोग। IBRD का अन्य नाम क्या है? विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त? 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, फटाफट गोली की रफ्तार से उत्तर देने के प्रयास करेंगे सब लोग। किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का यहाँ पे देखेंगे भाग 4 संबंध रखता है किससे? बताइए सब लोग। बहुत अच्छे। तो भाग 4 संबंध रखता है किससे भाई? बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, नोट कर लेना, नीति निर्देशक तत्वों से। ओके, ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के नोट भी कर लेना। ये क्लास बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास से ज़रूर से ज़रूर आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये नोट कर लेना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित यूरोपीय संघ के किस सदस्य ने यूरो मुद्रा को नहीं अपनाया? फ्रांस, जर्मनी, यूके, स्पेन? निम्नलिखित यूरोपीय संघ के किस सदस्य ने जो है यूरो मुद्रा को नहीं अपनाया था? वो है आपका यूके। ओके, ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है थैलेसीमिया एक जो है अनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? रुधिर को, वृक्क को, फुफ्फुस को या हृदय को? किसको प्रभावित करती है थैलेसीमिया बीमारी? रुधिर को यानी कि ब्लड को। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी लोगों से एक प्रश्न है, ब्लड का पीएच मान कितना होता है? कमेंट बॉक्स में सभी लोग छापेंगे। अगला प्रश्न है माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक लेखक कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी, जसवंत सिंह, दिलीप कुमार, सुनील गावस्कर?
माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक लेखक कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बंगाल विभाजन को ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष रद्द कर दिया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइए सब लोग। बंगाल विभाजन को ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष रद्द कर दिया था? 1907, 1911, 1917 या 1921? 1911 में रद्द कर दिया गया था। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भारत में पहली बोलती फिल्म थी कौन? राजा हरिश्चंद्र, चंडीदास, आलामारा या झांसी की रानी? 22 को जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे, सभी को गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो भारत में पहली बोलती फिल्म थी कौन? आलामारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नीली क्रांति संबंधित है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो नीली क्रांति संबंधित है किससे? मछली उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार है किस देश के साथ? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो बताइए भाई, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार है किसके साथ, किस देश के साथ है? यूएसए के साथ है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? जापान, जर्मनी, सिंगापुर, इजराइल? तो विश्व का जो है सर्वाधिक नगरीकृत देश जो आपका है वो है सिंगापुर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लघु उद्योगों के लिए जो है उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, जवाब देंगे सब लोग। लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? तो वो आपका है सिडबी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पुराने श्याम प्रदेश का नया नाम क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैं अपनी क्लास में जितने भी क्वेश्चंस लेता हूँ सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिनकी पूछे जाने की संभावना होती है। तो जो भी क्लास हो हर क्लास को अटेंड करना है और पूरी क्लास आपको देखना है, ठीक है ना। तो पुराने श्याम प्रदेश का नया नाम क्या है डियर? वो है म्यांमार। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे थाईलैंड होगा, ठीक है। 27 का बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महान कवि अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा है? चलिए बताइए, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, यूपी जीके का प्रश्न आ गया है। 28 का जवाब दीजिए। एटा में इनका जन्म हुआ था, पटियाली एटा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बॉक्साइट निम्नलिखित धातु में से एक धातु का अयस्क है, वह धातु कौन सी है? बॉक्साइट जो है निम्नलिखित धातु में से एक धातु का अयस्क है, वह धातु कौन सी है? वो है एल्युमिनियम। 29 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चौथी बौद्ध महासभा का आयोजन किसने किया था? बताइए किसने किया था? 30 का जवाब दीजिए सब लोग। चौथी बौद्ध महासभा का आयोजन किसने किया था? कनिष्क ने किया था। 30 का यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक बताइए। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? 31 का जवाब दीजिए सब लोग। तो लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था भाई? इब्राहिम लोधी। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंडमान एवं निकोबार की राजधानी है, अंडमान एवं निकोबार की राजधानी कौन सी है? 32 को जवाब दीजिए। तो अंडमान एवं निकोबार की राजधानी है कौन है? पोर्ट ब्लेयर है। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन इस बात का निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? कौन निर्णय करता है बताइए? बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दबाजी में आंसर मत करना। निम्नलिखित में से कौन इस बात का निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति या वित्त मंत्री? तो वो निर्णय लेते हैं, कौन लेते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, बार इकाई है किसकी? उष्मा की, ताप की, धारा की या वातावरणीय दाब की? 34 को जवाब दीजिए। बार इकाई है किसकी? तो बार जो है इकाई है वातावरणीय दाब की। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वोट देने का अधिकार क्या है? राजनीतिक अधिकार है या सिविल अधिकार है या आर्थिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है? बताइए सब लोग, वोट देने का अधिकार क्या है? वोट देने का अधिकार। बहुत अच्छे, सभी को भाई गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, दबा के लाइक करो। वोट देने का अधिकार है किसे?
सॉरी, वोट देने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। 35 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोनेरू हम्पी संबंधित है किससे? इस तरीके के प्रश्न आते हैं कप ट्रॉफी से, कि इस कप का संबंध किससे है, किस खेल से है, किस ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। ये सब पढ़ाऊंगा मैं, टॉपिक वैसी जब क्लास होगी सब पढ़ाऊंगा, डोंट वेरी। कोनेरू हम्पी संबंधित है किससे? इसका संबंध है शतरंज से। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी पूर्वी एवं जो है पश्चिमी घाटों को जोड़ती है? 37 का जवाब दीजिए सब लोग। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों को जोड़ती है? तो वो है नीलगिरी। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस देश को यूरोप के कॉकपिट के नाम से जाना जाता है? किस देश को यूरोप के कॉकपिट के नाम से जाना जाता है? बेल्जियम है आपका, जिसे यूरोप के कॉकपिट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चारकुला लोक नृत्य का संबंध है किससे? रूहेलखंड क्षेत्र से, ब्रज क्षेत्र से, बुंदेलखंड क्षेत्र से या अवध क्षेत्र से? 39 का जवाब दीजिए सब लोग। उत्तर प्रदेश में चारकुला लोक नृत्य का संबंध किससे है? ब्रज क्षेत्र से है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है? बताइए, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है? ये 4 विश्वविद्यालय के नाम है, तो इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी है आपको बताना है। ये है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ 1916 की अध्यक्षता की थी किसने? सरोजिनी नायडू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अंबिका चरण मजूमदार या पंडित जवाहरलाल नेहरू? कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ 1916 की अध्यक्षता किसने की थी भाई? अंबिका चरण मजूमदार। 41 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रिहंद परियोजना स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, यूपी जीके के कम से कम आपके एग्जाम में 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 2 प्रश्न आपको मिल चुके हैं, 2 प्रश्न। तो रिहंद परियोजना है, ये किस जनपद में है, किस जिले में है आपको बताना है। तो ये है आपका मिर्ज़ापुर जनपद में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तंचोई कसीदाकारी का विकास कहाँ हुआ था? वाराणसी, ढाका, तंजावुर या सूरत में? तंचोई कसीदाकारी का विकास कहाँ हुआ था? तो इसका विकास वाराणसी में हुआ था। 43 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, गीत किसने लिखा था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, गीत किसने लिखा था? राम प्रसाद बिस्मिल में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वह रासायनिक तत्व जिसका प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो स्टार लगा के नोट कर लेना। वह रासायनिक तत्व जिसका प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है, वो है आपका सिल्वर आयोडाइड। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सबसे कठोर तत्व है? बहुत अच्छा प्रश्न है। हड्डी, नाखून, एनेमल या इनमें से कोई नहीं? बताइए, मानव शरीर में सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो वो आपका है इनेमिल, दांत का एनेमल जो होता है, जबड़ा जिसे बोलते हैं। 46 का यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कृषिगत आयकर राजस्व स्रोत है किसका? केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का या क्षेत्रीय प्रशासन का या सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों का? कृषिगत आयकर राजस्व स्रोत है किसका? तो ये है राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, अभ्रक के सर्वाधिक भंडार हैं किस देश में? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत? अभ्रक के सर्वाधिक भंडार हैं भारत में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का ललितपुर जनपद जाना जाता है। देखिए, तीसरा प्रश्न यूपी जीके से मिल गया ना। तीसरा प्रश्न, उत्तर प्रदेश का ललितपुर जनपद जाना जाता है यूरेनियम भंडारों के लिए, शक्कर उद्योग के लिए, पुलिस प्रशिक्षण के लिए या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ललितपुर जनपद जो है यूपी का, ये जाना जाता है यूरेनियम भंडारों के लिए जाना जाता है। 49 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस महासागर का आकार अंग्रेजी के एस जैसा है? आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर? आप सभी को पता है कि मैं लास्ट में एक होमवर्क देता हूँ, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर ज़रूर बताना। ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए हमारे एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। जो भी क्लासेस आएंगी
जो भी अपडेट आएंगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। कल शाम को एक क्लास हुई थी, उसमें मैं जो एक होमवर्क दिया था कि गीतांजलि के लेखक कौन है, गीतांजलि के लेखक, तो उसमें बहुत सारे लोग जो है जवाब सही ही दिए थे। तो गीतांजलि के जो लेखक हैं वो कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। ओके, इसका भी जवाब आपको जो है अभी दोपहर 2:30 बजे वाली क्लास में मिलेगा, ठीक है। बाकी आप लोग ज़रूर बताइएगा, नहीं पता है तो गूगल में सर्च करके ज़रूर बताइएगा। ऐसा करेंगे ना, गूगल में सर्च करेंगे अभी ना कि किस महासागर का आकार अंग्रेजी के अक्षर एस जैसा है, उसका उत्तर आपको पता चल जाएगा और कभी ज़िंदगी में आप भूलेंगे नहीं प्रश्न को, ठीक है। तो ऐसी हैबिट आप लोग बना लेंगे ना तो आपकी तैयारी बहुत ही नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। तो जुड़े रहें एजुकेशन विद साहिल यूट्यूब चैनल से। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम, टीचिंग एग्जाम की कोई भी अपडेट आएगी, छोटी से बड़ी, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।